हेलो। ओके, हम अभी पहुंच रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी है कामिनी जी? सर, HDDC बैंक से फोन आया था, वहाँ चोरी हुई है 1 करोड़ की। थैंक गॉड चोर ने 2-4 लाख चुरा कर अपनी इंसल्ट नहीं करवाई। पकड़ने में मजा आएगा इसे। चलिए। कहाँ सर? चोरी कहाँ हुई है? ओह सॉरी सर, मतलब यस सर। सर, मैं धीरज गुप्ता, बैंक का मैनेजर। सर, मैं और एक सहकर्मी बैंक 10 बजे पहुंचे तो देखा बाहर गार्ड सोहन बेहोश पड़ा था और गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो लॉकर खाली था। गार्ड कहाँ है? सर, उसे एक स्टाफ के साथ सरकारी हॉस्पिटल भेजा है। बैंक की रखवाली के लिए रात में कितने गार्ड रहते हैं? आमतौर पर तो 2 गार्ड रहते हैं, पर पिछले 5 दिन से एक गार्ड छुट्टी पर है। अपने गांव मलसाज गया है। सर, जो गार्ड बेहोश हुआ था वो आ गया। तबीयत कैसी है अभी? सर, अभी ठीक हूँ। सर, कितने की चोरी हुई है? आपके मैनेजर जी के हिसाब से पूरे 1 करोड़ की। आई एम सॉरी सर, मेरे रहते ये चोरी हो गई। लेकिन कसम से सर, अगर चोर मेरे सामने से आते तो मैं उनका गला दबा देता। कोई बात नहीं सोहन जी, सब वक्त का खेल है। जो गीदड़ शेर पर वार कर जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, हम आ गए हैं ना, पकड़ लेंगे। वैसे ये सब हुआ कब था? तकरीबन 12 बजे। मैं चेयर पर बैठा हुआ था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पर इंजेक्शन से कुछ इंजेक्ट किया। बस मुझे इतना ही याद है सर। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। धीरज जी, आपका सीसीटीवी रूम किधर है? सॉरी सर, मैं आपको बताना भूल गया था कि चोर अपने साथ हार्ड डिस्क भी ले गए हैं। कोई बैकअप? नो सर। इंटरेस्टिंग। HDDC बैंक के पास सीसीटीवी के बैकअप का कोई अरेंजमेंट नहीं है। सर, 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन हम बैंक लूट के केस में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ऐसे में ये केस कैसे सॉल्व होगा सर? टेंशन मत लीजिए कामिनी जी, केस सॉल्व नहीं होगा तो इसका भी इलाज है मेरे पास। कैसा इलाज सर? केस फाइल बंद करके पेंडिंग केसेस में डाल देंगे, पर टेंशन नहीं लेने का। अरे सर, आप भी। सर, कॉल है। प्लीज गो अहेड। हेलो, जूनियर सब इंस्पेक्टर कामिनी स्पीकिंग। क्या सर, बैंक लूट का केस क्लोज नहीं करना पड़ेगा? मतलब? सर, इन्हीं के इलाज के लिए बैंक से लूटे गए पैसों में से 4 लाख डिपॉजिट किए गए हैं। हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि वो इनकी बेटी है। वैसे तो उनकी 2 बेटियां हैं, लेकिन जिसने पैसे जमा करवाए हैं उसका नाम महिमा है और मैंने उसकी सारी डिटेल ले ली है सर। महिमा का एड्रेस क्या है? संभल कर। सर, ओह गॉड। कामिनी जी, इस ब्रेसलेट के फोटो सभी ज्वेलर्स को भेजो और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने को बोलिए। और इसके साथ साथ मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर महिमा के फोन के CDR और इस फोन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चाहिए। महिमा का नंबर सर? हॉस्पिटल बिल में होगा और ये फोन भी उसी का है। कातिल इसे मारने के बाद अपना फोन तो छोड़कर नहीं गया होगा ना? जी सर, सॉरी सर। महिमा की बहन संध्या का एड्रेस भी लिया था ना अपने हॉस्पिटल से कामिनी जी? जी, आप लोग? हाय संध्या जी, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कामिनी और ये सीनियर इंस्पेक्टर मिस्टर राठौर। आप महिमा की बहन संध्या है ना? जी। आपके पिताजी जीवन हॉस्पिटल में एडमिट है ना? जी, मैं वहीं जा रही हूँ। लेकिन बात क्या है, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो एक्चुअली आपकी बहन का किसी ने उनके ही घर में रस्सी से गला दबाकर मर्डर कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। कल रात ही तो मिली थी वो। संभालिए अपने आप को संध्या जी, प्लीज। किसी ने मेरी बहन को।
ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। उसी सिलसिले में आपसे कुछ पूछने आए हैं। पूछिए। कल महिमा ने अपने पिताजी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में 4 लाख रुपए जमा किए थे। आप बता सकती हैं कि इतने रुपए उनके पास कैसे आए? नहीं पता सर, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो लोन के लिए ट्राई कर रही थी। हमें महिमा की बॉडी के पास से ये ब्रेसलेट मिला है। क्या आप इसे पहचानती हैं? जी नहीं। कामिनी जी, इमीडिएटली ईमेल चेक करो। शायद किसी ज्वेलर का ईमेल आया हो। जी सर। सर, भांडुप ज्वेलर्स का मेल आया है। गॉट इट सर। एड्रेस मिल गया। धीरज गुप्ता, साकीना का हाउस नंबर 11। सर, महिमा की सीडीआर भी आ गई और उसकी डेड बॉडी पर जो फोन मिला है वो भी उसी का है। उसके कांटेक्ट डिटेल्स में एक धीरज और धीरू लव का फोन है जिस पर रोजाना बात होती थी उसकी, सुबह, दोपहर, शाम, रात को भी। और सबसे ज्यादा कमाल है, इतने सारे धीरज। बैंक के मैनेजर का नाम भी धीरज है। एक काम कीजिए, बैंक में फोन करके मैनेजर धीरज का एड्रेस पता कीजिए, फास्ट। हेलो, HDDC बैंक। जी, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कामिनी बोल रही हूँ। जी, मुझे बैंक मैनेजर धीरज जी से बात करनी है। ओके, आप मुझे उनका एड्रेस दे दीजिए। थैंक यू। सर, मैनेजर धीरज बैंक में नहीं है, लेकिन उसका जो एड्रेस मिला है और ब्रेसलेट वाले धीरज का एड्रेस सेम ही है। पांडे, जल्दी से धीरू लव नंबर को ट्रैक करो, इमीडिएटली। सर, धीरू लव ही क्यों? धीरज वाला नंबर ट्रैक क्यों नहीं करना? वो ऑफिशियल फोन है, बंद होगा। सर, वो एयरपोर्ट की ओर जा रहा है। कामिनी को ट्रैकिंग का लिंक भेजो। कामिनी जी, लेट्स गो। कामिनी जी, आपका मोबाइल सिग्नल और धीरज का मोबाइल सिग्नल पास पास ही है। 50 मीटर का डिफरेंस होगा। उसकी गाड़ी सिग्नल पर रुकी हुई है, शायद सिग्नल में मूवमेंट रुक गया है। यस पांडे जी, यहाँ आगे सिग्नल है। सर, शायद धीरज उस कार में है। धीरज, रुक जाओ, तुम अब भाग नहीं सकते। हाँ, मैंने ही बैंक से 1 करोड़ चुराए थे, क्योंकि मैं नौकरी के लिए पैदा नहीं हुआ। मुझे जल्द से जल्द अमीर आदमी बनना था। मैं ये देश छोड़कर बाहर कुछ बड़ा करना चाहता था और इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। बैंक में चोरी करना मुझे इजी और अच्छा शॉर्टकट लगा, इसलिए मैंने चोरी की। महिमा को क्यों मारा? महिमा मेरी गर्लफ्रेंड थी। पैसों की चोरी के बाद मुझे शक था पुलिस मेरे घर की तलाशी ले सकती है, इसलिए मैंने वो बैग महिमा के घर पर छुपा दिया। लेकिन उसे पता चल गया और उसने मुझे बिना बताए उसमें से 4 लाख रुपए निकालकर अपने पिता के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा करवा दिए, जिसके बाद हम दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। और उसी झगड़े में टेंशन के चलते मेरे मुंह से निकल गया कि वो पैसा चोरी का है, जिसे अभी खर्च नहीं कर सकते। चोरी का पता चलते ही वो आप लोगों को सब बता देने की धमकी देने लगी। मेरा गुस्सा बढ़ गया और मैंने उसे मार दिया। जिंदगी में जब भी कोई इंसान सफल बनने के लिए मेहनत को छोड़कर शॉर्टकट अपनाता है तो उसका वही हाल होता है जो तुम्हारा हुआ है। अब शायद तुम खुले आसमान का सूरज कभी नहीं देख पाओगे, उम्र भर जेल में ही सड़ोगे और शायद यहीं मर जाओगे। इंस्पेक्टर कामिनी गाड़ी चला रही थी, तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। कामिनी ने गाड़ी साइड में रोकी और कॉल उठाया। कौन बोल रहा है? कामिनी मैम, मुझे बचा लीजिए प्लीज। वो मुझे मार डालेगा, मेरी मदद कीजिए प्लीज। आप कहाँ से बात कर रहे हो, मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करती हूँ, आप घबराइए मत। मैम, वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। मैम, वो आ रहा है, मुझे बचा लीजिए प्लीज। लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज आई और कॉल कट गया। कामिनी ने उस नंबर पे वापस से कॉल किया, लेकिन मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। कामिनी ने हवलदार को कॉल किया और उस नंबर की इंफॉर्मेशन निकालने को कहा। साथ ही इंस्पेक्टर राठौड़ को भी कॉल करके सारी बात बताई और वहां से गाड़ी लेकर चली गई। अगले दिन न्यूज़पेपर में शहर में एक लड़की की अजीबोगरीब तरीके से खून होने की खबर आई।
कामिनी को जब उस नंबर की इंफॉर्मेशन मिली तो पता चला कि वो नंबर तो उसी लड़की का है जिसका खून हुआ है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ जब उस स्पॉट पर पहुंचे तब उस लड़की की डेड बॉडी एक लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से चाकू के वार से खराब कर दिया गया था और उसके माथे पर एक काले रंग का गुलाब रखा हुआ था। ऐसे अजीबोगरीब तरीके से खून के पीछे का राज क्या हो सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल इंस्पेक्टर राठौड़ के मन में आ रहे थे। इस केस की छानबीन करने के ठीक 1 महीने बाद फिर से एक मर्डर की बात पूरे शहर में फैल गई। ताज्जुब की बात तो यह थी कि इस लड़की को भी उसी तरीके से मारा गया था जैसे 1 महीने पहले मर्डर हुआ था और ऐसे ही लगातार 4 महीनों तक मर्डर होता रहा। सर, ये केस उतना आसान नहीं लगता जितना हम सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, ये कौन हो सकता है और क्यों? सही कहा तुमने कामिनी, ये किलर बहुत चालाक है। मुझे लगता है कि ये कोई साइको किलर है जो सभी खूबसूरत लड़कियों को अपना शिकार बना रहा है। अच्छा, तुमने एक बात नोटिस की कामिनी? क्या सर? ये कि हर मर्डर महीने की 14 तारीख को हो रहा है। हो न हो ये किलर अभी भी किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में है और इस महीने की 14 तारीख को वो पक्की सी बात है कि एक और मर्डर करेगा। लेकिन इस बार हमें उसे पकड़ना होगा कामिनी। अगले दिन जब कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ केस की छानबीन कर रहे थे तब एक न्यूज रिपोर्टर उनके पास आया। हेलो सर, मेरा नाम विक्टर है, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूं सर। आपके यहाँ आने की वजह? शहर में एक के बाद एक मर्डर हो रहे हैं, बस उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूं सर। देखो विक्टर, इस बारे में अभी हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते हैं, मामला सेंसिटिव है, लेकिन बहुत ही जल्द हम उस किलर को पकड़ लेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलो अब तुम जा सकते हो यहाँ से। वो रहा दरवाजा। मैं जानता हूँ सर कि आप उसे पकड़ लेंगे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कामिनी, हवलदार और राठौड़ उसकी ओर देखने लगे। विक्टर ने कहा कि वो उनके साथ रहना चाहता है। विक्टर ने बताया कि वो पहले से ही एक इंस्पेक्टर बनना चाहता था। उसके लिए उसने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन फैमिली की जिम्मेदारी की वजह से उसे पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और नौकरी करनी पड़ी। अब वो क्या है ना सर कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके साथ एक बार काम करूं। अगर मैं आपके किसी भी तरह से मदद कर सका तो मान के चलिए मेरा इंस्पेक्टर बनने वाला जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। पहले तो इंस्पेक्टर राठौड़ ने साफ मना कर दिया, लेकिन विक्टर की बहुत विनती करने के बाद वो राजी हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से कम एक बार तो अपना सपना पूरा करूंगा। थैंक यू सर। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। दूसरे दिन से विक्टर हमेशा कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ के साथ रहता और उनकी हेल्प करता। सर, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है, लेकिन ये सीरियल किलर तो अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। अरे सबूत भी मिलेंगे और गुनहगार भी। कामिनी, कुछ भी हो जाए, इस बार वो किलर मेरे हाथ से नहीं बचेगा। एक दिन कामिनी, इंस्पेक्टर राठौड़ और विक्टर एक साथ बैठकर किलर के बारे में बात कर रहे थे। सर, मुझे लगता है कि इस किलर को पकड़ना आसान नहीं होगा। वो बहुत ही होशियारी से सब कुछ प्लान कर रहा है। हाँ, सही कहा तुमने विक्टर। अब मुझे भी लगता है कि मैं ये केस पूरा नहीं कर सकता। इतनी कोशिश करने के बावजूद भी मैं किलर को पकड़ नहीं पाया। मुझे लगता है कि मैं अब ये केस ही छोड़ दूं। ये आप क्या कह रहे हो सर? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं सर? अरे नहीं सर, आप ऐसे कैसी बातें कर सकते हैं? अरे मैं तो आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और आप है कि केस ही छोड़ना चाहते हैं। ये क्या बात हुई सर? देखते हैं। वैसे विक्टर, नाइस डियो। हाँ सर, ये मेरा फेवरेट डियो है। एनीवे, चलो अब अपने अपने घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। चलो। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ पुलिस स्टेशन नहीं आए। कामिनी ने उनको कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। सब परेशान होने लगे कि आखिर राठौड़ सर कहां गए। देखते ही देखते 14 तारीख आ गई। मिशा अपने स्टूडियो से वापस अपने घर आई थी। मिशा एक मॉडल थी। वो घर आई और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गई। तभी उसके रूम को किसी ने अंदर से लॉक कर दिया। मिशा जब वॉशरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि एक लड़का जिसने अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ था वो वायलिन बजा रहा था। उसे देखकर मिशा बहुत डर गई। कौन हो तुम और तुम मेरे रूम में कैसे आए? क्या चाहते हो तुम? देखो,
देखो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। मिशा ने जैसे ही चिल्लाने की बात की, उस आदमी ने वायलिन जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया और अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिशा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हैवानियत साफ नजर आ रही थी। मिशा वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और बहुत डर गई थी। उसने मदद के लिए खिड़की से किसी को बुलाना चाहा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। अचानक वो आदमी खिड़की से उसके सामने आया। उसे देख मीशा पीछे हटी। वो आगे बढ़ता गया और थोड़ी देर बाद, हेलो मिस्टर विक्टर, कैसे हो? अरे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, जरा हाथ तो, अरे हाथ कैसे मिलाओगे? अच्छा, हालचाल तो ठीक है ना आपके? अब तक तो सब ठीक था सर, पर शायद अब नहीं रहेगा। तो बोलो मिस्टर विक्टर, कहानी यहाँ बताओगे या ससुराल लेकर चलें? मैंने कुछ नहीं किया है सर, सब कुछ उसके वजह से हुआ है। अरे आप उसको जाकर पकड़ो ना, मुझे क्यों पकड़ रखा है? उसे किसे? किसने किया है सब? ट्विंकल को। ट्विंकल? कौन ट्विंकल? मेरे दोस्त। विक्टर ने बताया कि ट्विंकल उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, लंच करते, शॉपिंग करते, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। विक्टर ट्विंकल से प्यार करने लगा था, लेकिन वो उसे कह नहीं पाता था। एक दिन उसने तय कर लिया कि कॉलेज में वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी को वो ट्विंकल को प्रपोज करेगा, और उसने वैलेंटाइन डे के दिन ट्विंकल को प्रपोज भी किया और उसे एक रेड कलर का ड्रेस और रोज गिफ्ट किया। लेकिन ट्विंकल उसे बस अपना अच्छा दोस्त मानती थी। उसने उसे साफ इनकार कर दिया। विक्टर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। मुझे लगा तुम बाकी लड़कों की तरह नहीं हो, लेकिन मैं गलत थी। तुम भी औरों जैसे निकले। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसा कहकर ट्विंकल ने वो ड्रेस और रोज विक्टर के मुंह पर फेंक दिया और वो शहर छोड़कर चली गई। विक्टर को ये बात बहुत बुरी लगी। वो रात भर वहीं रोता रहा। धीरे धीरे उसके मन में खूबसूरत लड़कियों के लिए नफरत पैदा हो गई। इसीलिए वो हर एक खूबसूरत लड़की का चेहरा बिगाड़ना चाहता था, उन्हें मारना चाहता था। ओह, तो इसलिए तुमने उन 4 लड़कियों को मार डाला? सर, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। अगर ये खुद किलर है, तो ये हमारे साथ क्यों रहता था हमेशा, और आपको इस पर शक कैसे हुआ? कामिनी, ये हमारे साथ इसलिए रहता था ताकि ये हमारी हर एक चाल पर नजर रख सके। अच्छा, तुम्हें याद है एक दिन की बात है कि हम लोग पुलिस स्टेशन की कैंटीन में बैठे हुए थे और तभी ये भी वहां पे अंदर आया था। अंदर आते वक्त इसके हाथ से इसका बैग छूट गया था और ये बहुत ही घबराहट में उसको समेट रहा था। बस यही बात तो मुझे इसकी बहुत अजीब लगी। सर, बैग और खून का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, अरे कामिनी, बड़ा कनेक्शन है। उसी दिन तो मुझे असली खूनी का पता चला। वो कैसे सर? कामिनी, जब वो बैग लेकर हमारे पास अंदर आया तो मुझे एक खुशबू आई थी, और ये वही खुशबू थी कामिनी जो पहली लड़की के मरने के बाद उसके लापता हुए लाल रंग के कपड़े से आई थी। बस शक तो मुझे तभी से हो गया था। राठौर सर ने बताया कि वो वहां पुलिस कैंटीन से निकलने के बाद थोड़ी देर में वापस कैंटीन में आए और उन्होंने वहां पे सीसीटीवी फुटेज चेक किया। तब उन्हें विक्टर के बैग से गिरे सामानों में मॉडल मिशा की तस्वीर दिखाई दी। तभी वो समझ गए थे कि विक्टर ही असली कातिल है और उसका नेक्स्ट टारगेट मॉडल मिशा है। समझी कामिनी? इसीलिए मैंने केस से बाहर होने का नाटक किया ताकि मैं इस विक्टर पर नजर रख सकूं और उसे शक ना हो। वाह, सच में सर, यू आर ग्रेट सर। कमाल कर दिया आपने तो। अपना तो ऐसा ही है कामिनी, चीते की चाल और बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर का कमाल। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। सर, आपने तारा मर्डर केस की फाइल मंगवाई थी, ये रही। इंस्पेक्टर साहब, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। लुट गई मैं। मिनान से बताइए कि हुआ क्या है। मेरा तो आराम हराम हो गया है मैडम। अब मैं इत्मीनान कहाँ से लाऊं? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई।
उसने मुझे 50 लाख का चूना लगा दिया। मैम आप पानी पीजिए और डिटेल में बताइए, ये 50 लाख का क्या मामला है? सर, मैं चंदा देवी हूँ। रविवार सुबह मेरे घर के दरवाजे पर एक लेटर आया। उसमें लिखा था, शहर के बाहर माल रोड पर एक घर 1 करोड़ में बिक रहा है। तुम्हारा शुभ चिंतक। सस्ता घर मिलने की खुशी में मैं उस घर को खरीदने शाम 7 बजे पहुँच गई। आपका घर तो बहुत सुंदर है सुकन्या जी, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, पर आप इसे बेचना क्यों चाहती हैं? अब क्या बताओ, मेरे जो अपने थे वो एक दुर्घटना में चल बसे और उनके बिना यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। ओह, तो ठीक है सुकन्या जी, मैं ये घर लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा दे तो। जरूर। ये देखिए, देख लीजिए, ये घर मेरे नाम पर ही है। पेपर्स तो ठीक है सुकन्या जी, मैं अभी आपको 5 लाख का चेक दे रही हूँ और साथ में 45 लाख का चेक भी। बाकी 50 लाख घर मेरे नाम होने के बाद दे दूंगी। आप इन पेपर्स पर यहाँ पर साइन कर दीजिए। इधर इधर। ये लीजिए। बुरा मत मानिएगा सुकन्या जी, लेकिन जो साइन रजिस्ट्री पेपर्स पर है और इसमें थोड़ा सा फर्क लग रहा है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में फर्क तो होता ही है। अब हाथ कांपते हैं चंदा बेटा, लाओ दोबारा कर देती हूँ साइन। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये 5 लाख और 45 लाख के 2 चेक हैं। 2 दिन में क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम रजिस्ट्री कर लेंगे। सर, उस दिन हम दोनों 8 बजे तक साथ में थे, लेकिन आज जब मैं वहाँ पर पहुँची तो सुकन्या करोड़ी लाल जी की जगह कोई और ही है और वो बोल रहे हैं कि हमने ये घर किसी को नहीं बेचा। मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर, नहीं तो मेरे 50 लाख डूब जाएंगे। चंदा जी, आप हमें उस घर पर लेकर चलिए। सर, ये औरत झूठ बोल रही है या फिर ये पागल है? ये घर हमारा है और हमने इसे किसी को नहीं बेचा और हम इस घर को कभी बेचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हमारा पुश्तैनी घर है। इंस्पेक्टर, इनसे कहिए कि इस घर की मालकिन सुकन्या करोड़ी लाल जी को बुलाए, उसके बाद सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। सर, हम उन्हें नहीं बुला सकते। ना बुलाने का कारण प्रिया जी? वो हमारी दादी थी और उनको मरे हुए तो कई साल बीत चुके हैं। ऐसे कैसे कई साल पहले वो मर चुकी है? अरे 2 दिन पहले ही तो मैं उनसे मिली थी और वो भी इसी घर में। क्या बकवास कर रही हैं ये? मरे हुए आदमी से कोई नहीं मिल सकता। मेरे पास वो पेपर्स हैं जिन पर उन्होंने साइन किए थे। ये देखिए सर। चंदा जी, इस पर तो कोई साइन नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो यहीं पर साइन किए थे। देख लिया सर आपने? अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि ये औरत झूठ बोल रही है। नैना जी, क्या आप लोग हमें सुकन्या जी की फोटो दिखा सकती हैं? माफ कीजिएगा सर, हमारे दादा दादी जी की कुछ फोटोज जिस कमरे में थी, उनमें कुछ साल पहले ही आग लग गई थी और जिसमें सभी फोटोग्राफ्स जल गए। ओके, और रविवार को आप दोनों कहाँ थी? सर, हम दोनों शनिवार को रामगढ़ गांव में अपनी एक सहेली के यहाँ पार्टी में गए थे और आज सुबह ही लौटे हैं। कामिनी जी, पता कीजिए, प्रिया और नैना रामगढ़ में थी या कहीं और? रविवार को तुम कहाँ थे? सर, रविवार को मेरी छुट्टी रहती है तो मैं अपने घर पर ही था। सर, प्रिया और नैना दोनों सच बोल रही हैं। वो शनिवार को रामगढ़ गांव में अपनी दोस्त की पार्टी में ही थी और आज सुबह ही लौटी हैं।
लेकिन सर दोनों बहनें रविवार शाम करीब 5 बजे कहीं चली गई थी और फिर रात 9 बजे वापस अपनी दोस्त के घर पर आ गईं। कामिनी जी, इस शहर से रामगढ़ की दूरी करीब 1.5 घंटे की है, तो हो सकता है कि प्रिया और नैना यहाँ आई हो और अपना काम करके चली गई हो। मुझे भी शुरुआत में यही लगा था सर, पर बाद में पता किया तो पता चला कि ये दोनों अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी। नहीं सर, हम इस औरत को नहीं पहचानते। सर, आप लोग क्यों उस झूठी औरत की बातों में आकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? नैना जी, आप हमें कानून मत सिखाइए। आप लोग मुझे घर के पेपर्स दिखाइए, मैं उसे अपने साथ ले जाकर चेक करना चाहता हूँ। ये लीजिए सर। कामिनी जी, इन पेपर्स को और जो चंदा जी के पेपर्स हैं उनको जांच के लिए लैब भेजिए। यस सर। सॉरी सर, मैं बाथरूम चला गया था। ये ऑयल तुम्हारा है? यस सर, इस ऑयल को मैं अपनी खुखरी पर लगाता हूँ ताकि खुखरी साफ रहे और जंग ना लगे। सर, लैब से रिपोर्ट्स आ गई हैं। कामिनी जी, देखा आपने चमत्कारी पेन का कमाल? सर, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। आपने जो भी लिखा सब गायब हो गया। इसका मतलब सर, चंदा जी को इसी तरह से ठगा गया है। हाँ कामिनी जी, मुझे पता चल गया है कि वो ठग जादूगर कौन है। हमें तो पता चल चुका है कि चंदा जी को तूने ही ठगा है। अब ये सच तू भी अपने मुंह से स्वीकार कर ले तो अच्छा होगा। वैसे इस धोखाधड़ी में अकेला तो होगा नहीं, क्योंकि तू इतना अक्लमंद तो है नहीं। और इससे पहले कि मेरा डंडा बोल पड़े, अपने साथियों का नाम भी बक दे। बोल, कौन कौन शामिल है इस ठगी के खेल में? बोल। सर, वो मैं और वो मेरी सर, ये आधार कार्ड मिला है। हेलो मानिक, जो आधार कार्ड भेजा है उसकी बैंक डिटेल निकाल जल्दी, और कहीं से भी ये पैसे निकाले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो और लोकेशन भी शेयर कर देना। हमें जल्दी ही आधार कार्ड के एड्रेस पर पहुंचना होगा। मुजरिम अभी अभी गोली रोड के बीना बैंक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। वो भागे उससे पहले ही हमें उसे पकड़ना होगा। आइए देवकी जी, ओह सॉरी, सुकन्या करोड़ी लाल जी, आइए। देवकी, मुंह बंद रखने से तुम बेगुनाह नहीं बन जाओगी। तुमने अपने ही पति का खून किया है और तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी। बोलो, खून क्यों किया तुमने? बोलो। सर, मैं चंदा मैम को पहले से जानती थी, क्योंकि मैं कुछ साल पहले तक उनके घर में काम किया करती थी और उनके सेक्रेटरी मनीष से भी मेरी पहचान थी। उसी ने चंदा को ठगने का प्लान बनाया था। इस काम में मेरा पति बहादुर भी शामिल था, लेकिन 1 करोड़ सुनकर मेरे मन में लालच आ गया और मैंने सबको ठगने की प्लानिंग कर ली। अपने पति को क्यों मारा? वो आप लोगों के सामने मुंह ना खोल दे, इसीलिए उसे मार दिया। लालच बुरी बला है देवकी, और इसी लालच ने तुम्हें खूनी बना दिया। अब ना तुम्हारे हाथ में पैसे हैं, ना पति, ना सुकून भरी जिंदगी। अब तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ फांसी। और मनीष, तुम्हारी धोखाधड़ी की वजह से एक कत्ल हुआ है, तुम्हें तो उम्र कैद होगी। रात के कुछ 10 बजे एक गाड़ी घर के सामने रुकती है। 2 आदमी बाहर निकलकर गाड़ी में से वॉल कटर, दीवार बनाने का कुछ सामान और कलर बाहर निकालते हैं और फिर घर के बाहर जाकर डोर बेल बजाते हैं। रवि दरवाजा खोलता है। बाहर उसके दोस्त विक्रम और वरुण आए हुए थे। वो अभी घर पर ही है, थोड़ी देर में जाने वाली है, तुम जरा बाहर वेट करना। थोड़ी देर में रवि की पत्नी टीना बाहर आई।
अच्छा रवि, आज नाइट शिफ्ट है तो मुझे आने में जरा देर हो जाएगी सुबह, ओके? टीना रवि को बाय बोलकर चली गई। टीना के जाते ही रवि ने विक्रम और वरुण को घर के अंदर बुला लिया। अरे तुम दोनों को पता कर आना चाहिए था ना, अगर टीना तुम्हें देख लेती तो। अरे टेंशन क्यों लेते हो भाई, टीना भाभी के लिए हम अजनबी थोड़ी ना है, बना देते कोई बहाना। फिर विक्रम और वरुण रवि के घर में एक दीवार के पास गए और उसे टटोल कर देखा। फिर वॉल कटर मशीन से उस दीवार को बीच में छेद दिया और अंदर से एक सफेद रंग की पेटी निकाली और उसे खोला तो पूरी पेटी सोने के बिस्किट से भरी हुई थी। तीनों की आंखों में सोने को देखकर एक चमक सी आ गई। तभी तीनों ने एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तानी। अगले दिन एक औरत ने इंस्पेक्टर कामिनी को कॉल किया। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए। मैम, आप प्लीज शांति नगर तुषार कॉलोनी में आ जाइए, यहाँ एक मर्डर हुआ है। कामिनी ने फौरन इंस्पेक्टर राठौर को बताया। दोनों जल्दी से शांति नगर में पहुंचे। अंदर जाते ही उन्होंने उस औरत से बात की। आपका नाम और बताइए कहाँ हुआ है मर्डर? मेरा नाम रमाबाई है और हमारे बगल वाले घर में मर्डर हुआ है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने वहां जाकर देखा तो रवि की लाश पड़ी थी। आपको कब पता चला कि यहाँ मर्डर हुआ है? आप यहाँ क्या कर रही थी? मैडम जी, कल रात को मैं आराम से सो रही थी, तभी हमें ऐसा लगा कि जोरों से कोई चीज काटी जा रही हो और उसी से मेरी नींद खुल गई। ये पड़ोसी भी ना दिन भर क्या सोते रहते हैं, जो रात में ऐसी आवाज करके मेरी नींद बिगाड़ रहे हैं। थोड़ी देर में आवाज बंद हो जाती है। चलो शुक्र है, आवाज तो बंद हो गई, अब सो जाती हूँ। थोड़ी ही देर में एक गोली चलने की आवाज आई। वो औरत झट से अपने बिस्तर पर से उठी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये आवाज कैसी थी। क्या हो गया है इन लोगों को, इतनी अजीब अजीब आवाजें कर रहे हैं। कल सुबह इनकी अच्छे से खबर लेती हूँ। और जब मैं यहाँ आई और ये दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर आई तो ये लाश यहाँ पड़ी थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। मैं यहाँ बस उनसे झगड़ा करने आई थी कि रात को ऐसी आवाजें ना किया करें। आप घबराइए मत मैडम जी, आपने कुछ नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं होगा। हम हमेशा सच का साथ देते हैं और गुनहगारों को सजा। आप बस हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और आपने जो भी बताया है वो वहाँ चलकर बताइए, ताकि हम सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। जी मैडम जी। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया और इस मर्डर की सारी डिटेल निकालने के लिए कहा। साथ ही उन्हें रवि की बॉडी के पास उसका एक वॉलेट मिला, जिसमें कुछ पैसे, कॉइन्स और टीना की फोटो थी। इसके बाद पुलिस टीना को ढूंढने लगी। एक हफ्ते बाद टीना अलग ही रूप में साड़ी पहनकर पल्लवी के नाम से विक्रम के घर में उसकी बीवी बनकर। आज तो गजब लग रही हो। चलो भी, अब मुझे स्टेशन जाना है। अकेली चली जाओगे ना ठीक से? अरे हम चले जाएंगे ठीक से, आप टेंशन मत लीजिए। पल्लवी वहां से चली गई। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने वहां एक आदमी को टीना की फोटो दिखाई। वो आदमी बोला कि ये औरत यहीं रहती है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से थोड़ी अलग रहती है। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी टीना को ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। क्या टीना यहीं रहती है? टीना? कौन टीना? मैं किसी टीना को नहीं जानता। तभी कामिनी ने विक्रम के घर में टीना के साथ उसकी फोटो देखी। टीना को नहीं जानते तो उसके साथ तुम्हारा फोटो कैसे? ये टीना नहीं, मेरी पत्नी पल्लवी है। ये पल्लवी नहीं, टीना है, रवि की पत्नी। बताओ वो कहाँ है? मैडम, मेरी पत्नी अभी थोड़ी देर पहले ही अपने मायके भूरनपुर गई है। क्या तुम रवि को जानते हो? नहीं मैडम, मैं किसी रवि को नहीं जानता। कामिनी और लालू पटेल भूरनपुर गांव गए, लेकिन वहां टीना का कोई पता नहीं चला। सबने कहा कि टीना नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। कामिनी और लालू पटेल वापस पुलिस स्टेशन आ गए।
हमने पूरे भूरनपुर गांव में छानबीन की, लेकिन टीना को वहाँ कोई नहीं पहचानता। यहाँ तक कि वहाँ पल्लवी नाम की भी कोई औरत नहीं रहती। यानी विक्रम हमसे झूठ बोल रहा है कि टीना उसकी पत्नी है और वो रवि को नहीं जानता। सर, हमको तो लागत है ये टीना पल्लवी जो कोई भी है वो लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे लेती होगी। नहीं तो आज के जमाने में एक पति हैंडल नहीं हो पाता, दो दो कहां से होंगे। इसका पता तो विक्रम को पकड़ने के बाद ही चलेगा, लेकिन ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कामिनी, एक काम करो, विक्रम को पकड़ो मत, उस पर बस कड़ी नजर रखो। ओके सर। कामिनी और लालू पटेल ने विक्रम पर नजर रखी। विक्रम को कॉल आता है। कब और कहां आना है? एड्रेस तुम्हें एसएमएस कर दिया है। विक्रम उस एड्रेस पर अपनी गाड़ी लेकर निकला। कामिनी और लालू पटेल ने उसका पीछा किया और इंस्पेक्टर राठौर को कॉल करके अपनी लाइव लोकेशन भेज दी। इंस्पेक्टर राठौर जल्दी ही उस एड्रेस पर जाने के लिए निकले। वो एड्रेस एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का था जिसका काम रोका गया था। उधर टीना को किसी ने कुर्सी से बांध रखा था। छोड़ दो मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो। एक आदमी जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। तुम्हें छोड़ना अब मेरे लिए खतरा बन गया है, इसीलिए तुम्हें मरना तो होगा। मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो मुझे। तभी वहां विक्रम भी पहुंचा। वो आदमी टीना पर गोली चलाने ही वाला था कि पीछे से कामिनी ने उस पर गोली चलाई, जिससे उस आदमी के हाथ से बंदूक छूट गई। इंस्पेक्टर राठौर ने उस आदमी को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे का मास्क उतारा। वो वरुण था। लालू पटेल ने विक्रम को पकड़ा। इंस्पेक्टर राठौर ने वरुण को पकड़ा और कामिनी ने टीना को रस्सी से आजाद किया। इंस्पेक्टर ने वरुण को एक थप्पड़ मारा। विक्रम, लालू पटेल, वरुण, इंस्पेक्टर राठौर के बीच में हाथापाई हुई और आखिर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने विक्रम और वरुण को हथकड़ी पहना ही दी। बताओ, क्यों किया ये सब? किसके कहने पर तुमने ये सब किया? सर, ये लोग किसी के लिए काम नहीं करते। ये लोग गोल्ड स्मगलिंग करते हैं और ना चाहते हुए भी मुझे भी इन दोनों ने इसमें घसीटा है। सर, इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो ये मेरे पति को मार डालेंगे। लेकिन तुम्हारे पति का नाम क्या है और इन लोगों ने इसे क्यों पकड़ा है? टीना ने बताया कि उसके पति का नाम रवि है। रवि, विक्रम और वरुण दोस्त हैं और वो गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं। एक दिन टीना नाइट शिफ्ट खत्म करके वापस घर लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे विक्रम मिल गया। अरे टीना, कहाँ जा रही हो? बस घर ही जा रही हूँ। अच्छा, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। विक्रम के बार बार कहने पर टीना विक्रम के साथ गाड़ी में बैठ गई और विक्रम टीना को दूसरे रास्ते से घर से दूर ले गया और उसे धमकाया कि उसके पति रवि को उसने किडनैप किया है और अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो ये उसके पति को मार डालेगा। टीना, ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारा पति कहाँ है, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें पहले ही मार डाला है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? क्यों? अब तुम सच बताओगे या? नहीं सर, मैं बताता हूँ। विक्रम ने बताया कि उस दिन रात को जब वो रवि के घर पर गए तो टीना वहां से निकलने ही वाली थी। थोड़ी ही देर बाद वो वहां से चली गई और उन्होंने रवि के घर पर जाकर अपना काम किया, दीवार तोड़ी और वापस बना दी और उसके ऊपर एक फ्रेम भी लगा दी ताकि किसी को शक ना हो। सोने को देखकर सबके मन में लालच आ गया था, लेकिन रवि किसी को सोने का हिस्सा देना नहीं चाहता था। इस बात पर तीनों के बीच में कहासुनी हो गई और वरुण ने रवि को उसी रात मार डाला, लेकिन उसकी लाश का क्या करे ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बहुत डर गए थे, इसीलिए वो दोनों वहां से भाग निकले। मर्डर के बाद टीना को खून का पता ना चले, इसीलिए उसके घर पहुंचने से पहले ही विक्रम ने उसे पकड़ा और ब्लैकमेल किया और उसे उसके घर से दूर रखा। इसमें कहीं ना कहीं रवि की भी गलती है। गलत लोगों का साथ देने से
अंजाम बुरा ही होगा। इंस्पेक्टर राठौर ने सबको गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी दोनों पुलिस स्टेशन में किसी केस पर डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक पुलिस स्टेशन का फोन बजने लगा। सर प्लीज जितनी जल्दी हो सके आप राजदीप सोसाइटी पहुंच जाइए। मेरी वाइफ ने सुसाइड करने की कोशिश की है। उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है या फिर आपने उन्हें मारने की? सर आप एक बार आ जाइए, आपको सब पता चल जाएगा। राहुल की बात सुनकर राठौड़ और कामिनी दोनों राजदीप सोसाइटी के लिए निकल गए। फ्लैट नंबर 304 के बाहर कुछ लोगों की भीड़ जमा थी। अरे यहाँ पर भीड़ क्यों लगा रखी है? चलो जाओ यहाँ से। कहीं कुछ हुआ नहीं कि लोग तमाशा देखने पहले चले आते हैं। ये राहुल कौन है? सर मैं ही राहुल हूँ और मैंने ही आपको कॉल किया था। ये मेरी पत्नी मृदुला है। इसी ने अपने हाथ की नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। मृदुला, तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की? तुम्हें पता है सुसाइड करना कानूनन अपराध है। इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि तुम अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती हो? मरना यदि मेरे नसीब में नहीं लिखा है तो मुझे जेल ही ले चलो, मगर इन सब से बहुत दूर ले चलो। या तो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो या फिर मुझे मर जाने दो। मृदुला जोर जोर से रोने लगी। उसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी की ओर इशारा किया और उसे चुप कराने को कहा। कामिनी उसे चुप करा ही रही थी कि उसके हाथ में रखा फोन बजने लगा। जैसे ही वो फोन बजा, वो डर कर राहुल की ओर देख रही थी। अननोन नंबर से फोन है, फोन उठाइए। किसका है? नहीं, मुझे फोन नहीं उठाना। जो कोई भी आपको फोन लगा रहा है परेशान होगा, बात कर लीजिए। कामिनी के कहने पर राहुल ने फोन उठाया और उसे स्पीकर पर डाल दिया। अरे जाने मन, कहीं बिजी हो क्या जो मेरा फोन नहीं उठा रही हो? सच में मजा ही आ गया तुम्हारी तस्वीर देखकर। जब तुम सामने आ जाओगी तो कितना मजा आएगा। अब ज्यादा भाव मत खाओ, जल्दी से बताओ कि कहाँ मिल रही हो, होटल में या घर में? कौन हो तुम और ये क्या तरीका है किसी औरत से बात करने का? कौन बोल रहा है? मैंने मृदुला को फोन लगाया है, जो प्यारी प्यारी बातें कर दिल बहलाती है। देखिए आप जो कोई भी बोल रहे हैं ये रॉन्ग नंबर है। मृदुला ऐसा कोई काम नहीं करती है। अपन को मत सिखा बेड़ू। अपन ने फेसबुक पर इसकी आईडी देखी है, मस्त माल है। देख बेड़ू, पैसे का टेंशन मत ले, तो सिर्फ माल का दाम बोल। रोकड़ा तेरे को काम से पहले मिल जाएगा। फोन लगाने वाले की बातें सुनकर राहुल ने गुस्से में फोन कट कर दिया और इंस्पेक्टर की ओर देखकर बोला, सर देखा आपने ये किस तरह की बातें कर रहा है? सुबह से इस तरह के 10 फोन आ चुके हैं। राहुल मृदुला के पास जाता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है, तुम घबराओ नहीं मृदुला, हम जल्द ही उस हैकर को पकड़ लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखिए, ये तो आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है। सबसे पहले तो मैं साइबर डिपार्टमेंट को इतला करके ये आईडी डिलीट करवाता हूं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। मगर सर, साइबर क्राइम तो लोगों को ठगी करने के लिए होता है। इस तरह से किसी की अश्लील फोटो अपलोड करने से किसी को क्या ही हासिल होगा? या फिर तो वो उस फोटो से मृदुला को ब्लैकमेल करते, पर किसी ने भी ब्लैकमेलिंग के लिए कॉल नहीं किया। इसका मतलब है कि कोई तो है जो मृदुला को जानबूझकर बदनाम करना चाहता है, पर कौन? बात तो तुम्हारी सही है मृदुला। क्या ये फोटो अपलोड करने से पहले तुम्हारे पास कोई कॉल आया था? नहीं सर, और मैं तो ऐसे किसी इंसान को जानती भी नहीं हूँ जो इस तरह का काम करे। सर आपको क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ है? वो तो हम पता कर ही लेंगे मिस्टर राहुल। मृदुला जी की जो आईडी हैक हुई थी वो हमने डिलीट कर दी है। अब यदि आपके पास कोई फोन आए तो हमें बता दीजिएगा। ये क्या सर, हम लोग तो पता कर सकते हैं कि किसने ये आईडी हैक की है, तो फिर किसी के फोन के आने का इंतजार क्यों? कामिनी जी, पता चल गया। मृदुला जी की आईडी हैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद राहुल है। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मृदुला का खुद का पति उसकी आईडी हैक करके इस तरह की फोटोज डाल रहा है? हाँ,
गुनाह करने वाला कितना ही शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपने पीछे अपने गुनाहों के सबूत छोड़ देता है। कुछ ऐसे ही गलती राहुल से हो गई और उसने अपने फोन से ही अपनी वाइफ की आईडी हैक कर दी। सर, आप कमाल करते हैं। आपको जब पता है कि राहुल ने ही ये किया है, तो फिर आपने उसे गिरफ्तार करने के बजाय ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? अभी हमारे पास साइबर क्राइम एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अलावा उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। यदि अभी हम उससे कोई पूछताछ करते तो वो साफ मना कर देता। पहले हमें उसके खिलाफ और सबूत ढूंढने होंगे, तभी हमारा काम आसान हो सकता है। सर, आप तो कमाल हो। कैसे ये सब कर सकते हो आप? अपना तो ऐसा ही है कामिनी। अपने एक आदमी को बोलकर राहुल पर नजर रखने के लिए कहो। कोई भी सबूत हाथ लगे तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। इंस्पेक्टर के जाने के बाद राहुल के फोन पर किसी का फोन आया। वो मृदुला को कमरे में लिटाकर बालकनी में आकर उससे बातें करने लगा। क्या हुआ? इस समय क्यों फोन लगाया? कितनी बार कहा है तुमसे कि जब सही समय होगा तो मैं खुद तुमसे बात कर लूंगा। राहुल, पिछले 1 महीने से मैं तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, मगर अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। अगर आज शाम तक तुम मुझसे नहीं मिले ना, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी और तुम्हारी बीवी के सामने तुम्हारा भांडा फोड़ कर रख दूंगी। बात करते हुए उस लड़की ने फोन रख दिया। राहुल उस लड़की के बारे में सोचने लगा। मेरा तो बना बनाया खेल खराब हो गया। मैंने सोचा था कि मृदुला को इतना बदनाम कर दूंगा कि वो सुसाइड कर लेगी और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, मगर वो तो जिंदा बच गई। कोई और रास्ता सोचना होगा ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इंस्पेक्टर राठौर ने राहुल के मोबाइल को ट्रेस किया था। इंस्पेक्टर राठौर ने उस लड़की और राहुल की पूरी बातें सुन ली थी। कामिनी जी, तुरंत अपने साथ एक हवलदार को लेकर जाइए और उस लड़की को यहाँ लेकर आइए ताकि राहुल का सच सबके सामने आ जाए। कामिनी तुरंत एक हवलदार के साथ गई और राहुल के नंबर पर आए हुए फोन के लोकेशन को ट्रेस करके तुरंत उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन आ गई। इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी ने उस लड़की से बहुत पूछताछ की, मगर वो लड़की किसी भी बात का जवाब देने को तैयार ही नहीं थी। देखो, मिसेस मृदुला के केस में राहुल तो गुनहगार है ही और उसे सजा जरूर मिलेगी, मगर तुमने अगर अभी पुलिस का साथ नहीं दिया तो समझ लेना कि राहुल के साथ साथ तुम भी हवालात में होगी। मेरा ना तो उस राहुल से कोई लेना देना है और ना ही मृदुला से। आप मुझे जाने दीजिए। अगर लेना देना नहीं है तो राहुल के किस भांडे को फोड़ने की बात कर रही थी? सीधे सीधे सब कुछ बता दो, वरना हमें उगलवाना आता है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी की बातों से डरकर उस लड़की ने सारी सच्चाई उन लोगों को बता दी। उसकी बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठौड़ हैरान थे। उन्होंने तुरंत हवलदार से गाड़ी निकालकर राहुल के घर पहुंचने के लिए कहा। उन लोगों ने जाकर दरवाजे की घंटी बजाई तो गेट राहुल ने खोला था। इंस्पेक्टर को अपने सामने देखकर राहुल थोड़ा सा घबरा गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, अरे आप लोग यहाँ? क्या पता चला कि किसने मृदुला की आईडी को हैक किया था? पता भी चल गया और हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार करना है? मगर किसे? यहाँ तो कोई नहीं है। उन लोगों की बातें सुनकर मृदुला बाहर आ गई और बोली, लगता है सर आप गलत जगह पर आ गए हो। यहाँ पर मेरा गुनहगार कोई नहीं है। वो तो आपको अभी पता चल जाएगा। तो मिस्टर राहुल, सारी सच्चाई आप बता रहे हैं या फिर मैं बताऊं? सच्चाई? कैसी सच्चाई? तभी इंस्पेक्टर राठौड़ उस लड़की को सामने लेकर आए जिसे गिरफ्तार किया था। अपनी पहली बीवी को सामने देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी भी कुछ याद आया कि नहीं मिस्टर राहुल? या हम बताएं? सच्चाई ये है कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो और गले तक कर्ज में डूबे हुए हो। गुंडे तुम्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। तुमने सारी परेशानी से बाहर निकलने के लिए अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। किसी अमीर बाप की बेटी को फंसाकर उससे शादी करने का प्लान। तभी सोशल मीडिया पर तुम्हें मृदुला की फोटोज दिखी। मृदुला को उसकी दौलत के लिए फंसाया था और उसे मारकर तुमने खुद को परेशानी से बाहर निकालने का बहुत अच्छा रास्ता अपनाया था, साइबर क्राइम का, ताकि किसी को भी तुम पर शक ना हो
मगर तुम ये भूल गए हो कि गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की नजर से बच नहीं सकता। मृदुला जी, आपकी आईडी भी इन्होंने ही हैक की थी और आपको फोन लगाने वाला आदमी भी इनका ही था। यह आपको मेंटली इतना परेशान कर देना चाहता था कि आप खुद सुसाइड कर लें, और आपने सुसाइड करने की कोशिश भी की, मगर यह आपकी खुशकिस्मती थी और राहुल की बुरी किस्मत की आप बच गई। राहुल, अगर तुम्हें सिर्फ पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम्हारे प्यार में मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देती। एक बार बोल तो दिया होता। ऐसा कहकर मृदुला ने राहुल को एक जोरदार थप्पड़ मारा। चलिए मिस्टर राहुल, अब आपको अपने गुनाहों की सजा मिलने का समय आ गया है। सर, आपकी नजर से कोई बच नहीं सकता। आप कमाल के हो, कैसे कर लेते हो आप ऐसा? अपना तो ऐसा ही है कामिनी।